हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोहरा केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2022 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था 17 जुलाई 2022 को, और यहाँ इस हम पेपर का कोड T2 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 3 है, जहाँ पे हम इस वीडियो में सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 85 तक। इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे गए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है जरा देखिए। द जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जेल्डाल मेथड होता है, जो हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, उसको किसके लिए यूज किया जा सकता है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए, कौन से कंपाउंड्स में उसको यूज कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए pyridine, सेकंड इज एनिलीन, थर्ड इज डायजोबेंजीन एंड फोर्थ इज नाइट्रोबेंजीन। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, एनिलीन, जिसको आप यूज कर सकते हो या जिसको जेल्डाल मेथड के लिए नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज कर सकते हो। पिरिडीन को, डायजोबेंजीन को और नाइट्रोबेंजीन को यूज नहीं कर सकते। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप्स एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, दैट इज pyridine, as nitrogen of these compounds does not change into ammonium sulfate under these condition। देखो स्टूडेंट, सबको पता है कि जेल्डाल मेथड के अंदर हम अमोनियम सल्फेट के फॉर्म होता है, मतलब अमोनियम सल्फेट फॉर्म होता है नाइट्रोजन जो अवेलेबल होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब क्योंकि ये जो नाइट्रो कंपाउंड है या एजो कंपाउंड है या जो रिंग के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन है, वो इजीली अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होगी, इसीलिए इन कंपाउंड्स को आप जेल्डाल मेथड में यूज नहीं कर सकते। हेंस द अबव मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन pyridine, diazobenzene and nitrobenzene, while in aniline it can be easily used। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है जरा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन। कौन से पीवी कर्व से मैक्सिमम वर्क डन रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके ऑप्शंस, इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 फोर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अब इसका कंसेप्ट क्या है जरा समझते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि वर्क डन अंडर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। अब यहाँ पे क्या करना है, क्या कह रहा है कि जो वर्क डन आप डिटरमाइन करना चाहते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, वो डिटरमाइन होता है एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ के अंदर कितना एरिया कवर किया गया है। as it can be observed that maximum area is covered in option 1, so option 1 represents maximum work done। एक बार चारों ग्राफ को हम एरिया वाइज अगर कंपेयर करें तो देखते हैं किसमें कितना वर्क डन है। तो देखिए जरा ध्यान से, एक बार चारों ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। पहले पीवी ग्राफ का एनालिसिस करने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ मैक्सिमम एरिया है, इसीलिए यहाँ वर्क डन मैक्सिमम होगा। सेकेंड पीवी ग्राफ का एनालिसिस करने पर पता चलता है कि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा वी जीरो होगा, और डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा। थर्ड ऑप्शन से पता चल रहा है कि यहाँ जो पीवी ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर्ड है वो कम है, और इधर भी ऑप्शन फोर्थ के अंदर भी जो पीवी ग्राफ के अंदर एरिया कवर्ड है वो कम है। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ की, तो सबसे ज्यादा एरिया कवर्ड है फर्स्ट में, तो सबसे ज्यादा वर्क डन होगा फर्स्ट के अंदर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बोरोन फैमिली 13 ग्रुप एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है डाइबोरेन के लिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, नॉट पूछा गया है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास चार स्टेटमेंट जो होंगे उसमें से तीन बिल्कुल करेक्ट होंगे और एक करेक्ट नहीं होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है।
पहला ऑप्शन कह रहा है द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, यानी कि जो डाइबोरेन की जब हम बात करते हैं, B2H6 की जहां बात करते हैं, उसके अंदर जो 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स होते हैं वो टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। अब जरा देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरोन एटम्स लाई इन वन प्लेन, यानी जो डाइबोरेन होता है B2H6, उसके अंदर जो प्रेजेंट 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 2 बोरोन जो एटम्स होते हैं वो एक ही प्लेन में मिलते हैं, एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो दोनों बोरोन एटम है डाइबोरेन के अंदर उन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है देयर आर टू थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, जो थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं उनकी संख्या, उनका नंबर 2 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसको समझने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिर उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है, जहां 4 टर्मिनल हाइड्रोजन हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं और ये जो सेंटर में लिख रखा है ये है ब्रिज हाइड्रोजन। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों बोरोन एटम पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ जो ये बॉन्ड हमने बीच में बना रखा है इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। ओके, अब जरा इसके पॉइंट्स को समझिए। पहली बात, इन डाइबोरेन देयर आर 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। डाइबोरेन के अंदर 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स होते हैं जो कि टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कहलाते हैं। अब ये टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि बोरोन और हाइड्रोजन आपके पास दो एटम है तो दो सेंटर हो गए, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रॉन एंड टू सेंटर बॉन्ड्स इसे बोलेंगे। तो हमारे पास जो ये टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं वो टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 हो गए टोटल। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देयर आर टू ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड्स BHB which are also called as three centered two electron bonds। देखिए ध्यान से, जो आपके पास ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है सेंटर में, ये ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये प्लेन के ऊपर और नीचे मिलता है, इसको थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सेंटर बोरोन हो गया, एक सेंटर हाइड्रोजन हो गया, एक सेंटर बोरोन हो गया। तो थ्री तो सेंटर है, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन एक बोरोन एटम अवेलेबल करवाएगा। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन तो दो ही होंगे, लेकिन टोटल सेंटर थ्री होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। और इनकी संख्या दो होती है, ये प्लेन के ऊपर और नीचे पाए जाते हैं, इन्हीं को ही बनाना बॉन्ड्स कहा जाता है। Here in diborane, both the boron atom shows sp3 hybridization। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों बोरोन एटम पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्वेश्चन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा गया है, जो कि गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, अब एक बार फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। द टू बोरोन एटम्स एंड द फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स लाई इन वन प्लेन। जो दो बोरोन एटम है और फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है वो एक ही प्लेन में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 इक्विलिब्रियम चैप्टर से बफर सॉल्यूशन टॉपिक से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml each of 0.10 m sodium acetate and 0.01 m acetic acid is given pKa of acetic acid is equal to 4.57 and the options are 3.57 4.57 2.57 5.57। पहले जरा समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास 50 ml सोडियम 0.10 m सोडियम एसिटेट है और 0.01 m एसिटिक एसिड है। तो आपको बताना है कि उस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर है 4 5.57। अभी कैसे आया तो जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास दिया गया है सोडियम एसिटेट जो कि है 0.1 m 50 ml और एसिटिक एसिड जो कि है 0.01 m 50 ml और साथ ही साथ ये बता रखा है एसिटिक एसिड का pKa कितना है 4.57। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है द गिवन मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। जो मिक्सचर जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं वो क्या है? वीक एसिड, एसिटिक एसिड और सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस CH3CONA। देयरफॉर इट विल बी एन एसिडिक बफर। ये क्या होगा?
एसिडिक बफर होगा और एसिडिक बफर की पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं? उस पीएच इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है पीएच डिटरमाइन करने का? पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट कौन है? CH3COONA। एसिड कौन है? CH3COOH। और पीके क्या है? जो क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या होगा? देखिए पीके है 4.57, लॉग सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है 0.1 और एसिड की कंसेंट्रेशन है 0.01। इसको सॉल्व कर लेंगे तो log 10 आ जाएगा। तो pH इज इक्वल टू 4.57 प्लस log 10। हम सभी अच्छे से जानते हैं log 10 की वैल्यू होती है 1। तो pH इज इक्वल टू 4.57 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 5.57। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 केमिकल बॉन्डिंग से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से वही बात आ गई स्टूडेंट्स कि आपके सामने चार स्टेटमेंट होंगे, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। मतलब जो स्टेटमेंट है उसमें से चार करेक्ट स्टेटमेंट में से, चार स्टेटमेंट में से तीन करेक्ट होंगे और एक इनकरेक्ट होगा, उसको आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? C2 molecule has 4 electron in its 2 degenerate pi molecular orbitals। जो C2 molecule होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ? In its 2 degenerate pi molecular orbitals। एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सेकेंड ऑप्शन कहता है H2 plus ion has 1 electron। थर्ड ऑप्शन कहता है O2 plus ion is diamagnetic। और फोर्थ ऑप्शन कहता है द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 plus O2, O2 minus and O2 minus 2 are 2.5, 2, 1.5 and 1 respectively। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड, जिसमें हम कहना चाह रहे हैं कि जो O2 plus आयन है वो डायमैग्नेटिक है। ये वाली बात गलत है। तो एक बार सारे ऑप्शन को समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz0। अब आप देख सकते हैं जो C2 मॉलिक्यूल है इसके पास जो पाई 2px और पाई 2py जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। ये दोनों क्या होते हैं? डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है जो C2 मॉलिक्यूल के लिए कही गई है। अब नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 प्लस आयन इज सिग्मा 1s1, सो इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो जो सेकंड ऑप्शन में जो बात कही गई है कि H2 प्लस आयन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 प्लस आयन इज, क्या है O2 प्लस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py0, सिग्मा स्टार 2pz0। सो इट इज पैरामैग्नेटिक। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि वो डायमैग्नेटिक है। सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों है पैरामैग्नेटिक? since it has one unpaired electron in its anti-bonding molecular orbital। कौन से anti-bonding molecular orbital में one unpaired electron है? pi star 2px में। आप देख सकते हैं pi star 2px molecular orbital है, anti-bonding molecular orbital, उसमें one electron है, इसलिए कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस आयन क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है Nb minus Na/2। What is Nb? Number of electrons in bonding molecular orbital। What is Na? Number of electrons in anti-bonding molecular orbital। 10 minus 5/2। 10 कहाँ से आया? जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, वो आ जाएगा 10। जितने भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, वो आ जाएगा 5। 10 minus 5/2 करेंगे तो 5/2 आ गया। दिस इज इक्वल टू 2.5। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल की। O2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1, सिग्मा स्टार 2pz0। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल की अगर बात करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू Nb minus Na/2। Nb number of electrons in bonding molecular orbital which is 10, and A number of electrons in anti-bonding molecular orbital which is 6। So 10 minus 6/2 it comes out to be 4/2 which is equal to 2। Okay, अब आगे देखिए। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 माइनस आयन इज एज फॉलोज। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2,
sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2, pi 2py2, pi star 2px2, pi star 2py1, sigma star 2pz0. तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस आयन क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू Nb माइनस Na अपॉन 2, सो इट इज इक्वल टू 10 माइनस 7 अपॉन 2. 10 क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज Nb. 7 क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज Na. 10 माइनस 7 अपॉन 2, ये आ जाएगा 3 अपॉन 2, ये आ गया 1.5. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 minus 2 आयन क्या होगा? It is as follows: sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2, pi 2py2, sigma star 2px2, pi star 2px2, pi star 2py2 and sigma star 2pz0. तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस आयन क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू Nb माइनस Na अपॉन 2, 10 माइनस 8 अपॉन 2, सो 2/2 कम्स आउट टू बी 1. अब आप आराम से समझ पा रहे हैं जो क्वेश्चन में बात कही गई थी बिल्कुल सही है. O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, कम है. O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है. O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया. ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की. क्वेश्चन नंबर 76 पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है जिसको अपन केमिकल बॉन्डिंग के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग व्हिच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. आपसे पूछा गया है कि आपके पास 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनमें से कौन से कंपाउंड में मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा. आपके ऑप्शंस हैं IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, XeF2 xenon डाइफ्लोराइड एंड ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड. सही आंसर है आंसर 3, दैट इज XeF2. पहले जरा एक बार समझ लेते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैक्सिमम होगा कैसे. तो लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम तभी होगा जब आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम की जो संख्या है वो ज्यादा होगी. तो हमें क्या करना है, इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर ये चेक करना है कि कितने लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे. जिस पे लोन पेयर सबसे ज्यादा होंगे उस पे लोन पेयर रिपल्शन भी सबसे ज्यादा होगा. एक एक करके सभी की बात करें. पहला ऑप्शन है IF5 मॉलिक्यूल. इसके अंदर क्या होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है आयोडीन एटम पे. और जब हम sp3d2 की बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आ गया कि sp3d2 का मतलब है कि हमारे पास जो है 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएंगे. तो 1 लोन पेयर जो रहेगा वो आयोडीन एटम पे अवेलेबल रहेगा. और जैसा कि आप में देख सकते हैं आपके पास स्क्वायर पिरामिडल शेप दिखाई दे रही है और 1 लोन पेयर दिखाई दे रहा है आयोडीन एटम. इसी तरह हम जब सेकंड बात करें SF4 मॉलिक्यूल की तो इस पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है सल्फर एटम पे. और जब आप sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास 4 फ्लोरीन एटम है, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या रहेगा, 1 लोन पेयर सल्फर एटम पे बच जाएगा. इसकी सी शॉ शेप होती है और इसमें आपको सल्फर पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है. अब एक बार बाकी दोनों मॉलिक्यूल्स की भी बात कर लेते हैं. थर्ड देखिए XeF2 मॉलिक्यूल जिनॉन डाइफ्लोराइड. इसमें जिनॉन के ऊपर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें जिनॉन के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. इसकी लीनियर शेप है और जिनॉन के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जिनॉन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली उनकी वजह से उनके कारण जो क्रिएट होने वाला लोन पेयर रिपल्शन है वो भी इस मॉलिक्यूल में XeF2 मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा होगा. फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है ClF3 मॉलिक्यूल. इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है क्लोरीन एटम पे और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम पे प्रेजेंट है. इसकी टी शेप स्ट्रक्चर होती है और 2 लोन पेयर की वजह से इसमें भी रिपल्शन बहुत हाई रहेगा. बट XeF2 के कंपैरिजन में ClF3 में रिपल्शन कम होगा. तो हम क्या कहेंगे, सिंस XeF2 मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम लोन पेयर्स, सो इट हैज मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77. क्वेश्चन नंबर 77 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है. थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व है जिसमें आपको टाइम लग सकता है. तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन. व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml of 0.5 m HCl solution according to the following reaction. क्या है रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड reacts with 2 moles of HCl aqueous. It will give calcium chloride aqueous plus CO2 gas
plus 2 moles of water liquid. Calculate up to the second place of decimal point. आपका ऑप्शंस है ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन 1.32 ग्राम, सेकंड ऑप्शन 3.65 ग्राम, थर्ड ऑप्शन 9.50 ग्राम एंड फोर्थ ऑप्शन 1.25 ग्राम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 1.32 ग्राम इज द एग्जैक्ट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 रिक्वायर्ड। अब इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को आपस में रिएक्ट करना है। HCl का कंसेंट्रेशन कितना है? 0.5 m। इसका वॉल्यूम कितना है HCl सॉल्यूशन का? 50 ml। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने क्या मिलाया? कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या है? 95% प्योर है। तो आपको उसका कितना मास चाहिए ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये कैलकुलेट करिए कि जो HCl सॉल्यूशन है इसके मोल्स कितने हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, HCl सॉल्यूशन के मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स निकालने हैं तो NaCl क्या हो जाएगा? मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.5 और वॉल्यूम 50 ml है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड। अब आप कह सकते हैं कि ये आपके पास HCl के मोल आ गए। अब आप कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो हम क्या कह देंगे? लेट डब्ल्यू ग्राम ऑफ मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो कितना है? डब्ल्यू ग्राम। तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन डब्ल्यू ग्राम कितना हो जाएगा? 95% ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का मास है। उसकी प्योरिटी कितनी है? 95%। तो हम क्या कहेंगे? 95% ऑफ डब्ल्यू, दैट इज 95 इंटू डब्ल्यू अपॉन 100। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं मोल्स ऑफ CaCO3। तो कैसे आएगा? 95 इंटू डब्ल्यू अपॉन 100 ऑल्सो डिवाइड बाय 100, क्योंकि मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? 100 ग्राम पर मोल। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना था? 95 इंटू डब्ल्यू अपॉन 100 और मोलर मास कितना? 100। तो मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ वैलेंसी फैक्टर 2 है, यहाँ वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो HCl के जो मोल रिक्वायर्ड होंगे वो डबल होंगे मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड उसके कंपैरिजन में। अब दोनों का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। HCl के मोल रिक्वायर्ड कितने आए थे? 0.5 इंटू 50 अपॉन 1000 और 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला रख दीजिए 95 इंटू डब्ल्यू अपॉन 100 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू आएगा 1.315 ग्राम। जब जिसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1.32 ग्राम आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्कली मेटल से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिसमें से आपको इनकरेक्ट, जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है उसको पहचाने, यानी 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, उसको आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KO2 इज +4, यानी कि जो KO2 कंपाउंड है उसमें K का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? कि टॉप टू बॉटम जाने पर उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स अमंग द अल्कली मेटल्स। जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं उसमें से लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो उनके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब जरा इनको समझते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले, अल्कली मेटल्स शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ देयर कंपाउंड। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, इसीलिए सभी में जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उनके जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनके अंदर। KO2 जो है वो एक सुपर ऑक्साइड होता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है ये, जिसके अंदर सुपर ऑक्साइड आयन O2 माइनस आयन प्रेजेंट है। वो एनायन के रूप में है और K प्लस कैटायन के रूप में है, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इज +1। तो K की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +1। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट while स्टेटमेंट 2 3 4 आर द करेक्ट। जो 2 3 4 स्टेटमेंट दिए वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट
था और उसका करेक्ट फॉर्म क्या था वो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 डी और एफ ब्लॉक से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, गैडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ, जो गैडोलिनियम होता है उसका लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है और इसका क्या रीजन है। ऑप्शंस हैं हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई बेसिक कैरेक्टर एंड स्मॉल साइज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। अब ये आया कैसे, ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए बात हो रही है गैडोलिनियम की, जो कि एक लैंथेनॉइड का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज इक्वल टू xenon क्रॉस 4f7 5t1 6s2। अब आप गैडोलिनियम प्लस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? xenon 4f7 5t1 6s0। और गैडोलिनियम प्लस 3 की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? xenon 4f7। 4f7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप सभी जानते हैं 4f जो है सबशेल, उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, सभी ऑर्बिटल्स में 1 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा by following Hund's rule. Okay, so for the third ionization enthalpy, electron will be removed from the 5d subshell from gadolinium plus 2 ion, and the resultant electronic configuration will be xenon 4f7 in Gd plus 3 ion, which is very stable electronic configuration as it will have high exchange energy. देखो होता क्या है, आप जब गैडोलिनियम प्लस की बात करते हो, जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो गैडोलिनियम प्लस 2 से करोगे, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा? आपके पास गैडोलिनियम प्लस 3 मिलेगा। उसके अंदर क्या होता है? 4f7। 4f7 मतलब आपके पास 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनकी एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम है। और एक्सचेंज एनर्जी जहां मैक्सिमम होगी वो आयन, वो पर्टिकुलर स्पीसीज बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो हम क्या कहेंगे? सिंस दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? xenon 4f7 have maximum number of unpaired electrons, therefore its exchange energy will be very high and it will be very stable. Okay, अब आगे देखिए, hence less energy will be required to remove the third electron or for third ionization enthalpy। यानी जब आप थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे वो बहुत लो हो जाएगी, या थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 79 समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज और इसका थोड़ा पूछने का तरीका हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा हो, अदरवाइज ये मॉडरेट क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द गिवन ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। आपके सामने ग्राफ दे रखा है, y and x are the components on y and x axis respectively, and it is given at constant temperature T. Okay, the y and x axes for zero and first order reaction respectively are। अब आपसे कहा गया कि जो y एक्सिस जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और x एक्सिस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए y होना चाहिए कंसंट्रेशन, x होना चाहिए टाइम, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए y होना चाहिए रेट कांस्टेंट और x होना चाहिए कंसंट्रेशन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है जीरो ऑर्डर के लिए y होना चाहिए रेट और x होना चाहिए कंसंट्रेशन, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए y होना चाहिए t हाफ और x होना चाहिए कंसंट्रेशन। एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है जीरो ऑर्डर के लिए y है रेट, x है कंसंट्रेशन, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए y है रेट, x है t हाफ। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है जीरो ऑर्डर के लिए y है कंसंट्रेशन, x है टाइम, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए y है t हाफ और x है कंसंट्रेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर 2। अब कैसे आया इसको समझते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम क्या बोलेंगे? R इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। वी नो द रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, R इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो हो जाएगा, जीरो ऑर्डर है इसलिए। किसी की पावर जीरो वन हो जाएगा तो R इज इक्वल टू के विच इज कांस्टेंट। हेंस Y इज रेट and X as the concentration will give the desired graph। अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो अगर हम रेट को रखते हैं y एक्सिस पे और x को रखते हैं कंसंट्रेशन को रखते हैं x एक्सिस पे, तो आपके पास डिजायर्ड ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये ग्राफ कब आता है उसको देखते हैं।
तो हम क्या कहेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज गिवन एज, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, therefore t half is directly proportional to a की पावर 0, hence t half of first order reaction is independent of the initial concentration of the reactant, t half जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, therefore y as t half एंड x as concentration, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप y एक्सिस पे t हाफ को रखते हो और x एक्सिस पे कंसंट्रेशन को रखते हो तो आपको डिजायर्ड ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक से एंजाइम्स रिलेट सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से एंजाइम टॉपिक से पूछा गया एक बहुत ही इजी सवाल है जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। क्या कह रहा है देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम से, एंजाइम के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है क्या है। पहला देखिए ऑप्शन, लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेसेस, बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं, तो जो बायो प्रोसेसेस हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, जैसे केमिकल कैटलिस्ट कम करते हैं वैसे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड, इट इज रॉन्ग, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, दे आर नॉट पॉलीसैकेराइड्स, दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, सो सेकंड इज फॉल्स। थर्ड सेज, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम बहुत स्पेसिफिक है और हम सब जानते हैं कि एंजाइम की हाई स्पेसिफिसिटी होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ सेज एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, तो ये वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है, एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन का कैटालाइसिस करते हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ही गलत है कि एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड बिकॉज़ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। ओके, तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट while statement 1 3 4 are correct। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, उससे पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए 81 क्वेश्चन के लिए। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are produced by living plants and animals, they are protein molecules of high molecular mass, so they are not polysaccharides। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, आप प्लीज का आंसर दे सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। क्या कह रहा है ये, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन सेज ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप्स सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स, जितने भी 5 4d ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप सिमिलर होगा रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स की। सेकंड ऑप्शन कहता है, in an atom all the 5 3d orbitals are equal in energy in free state। जब हम बात करें किसी एटम के अंदर तो जो 5 3d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है फ्री स्टेट के अंदर। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, द शेप ऑफ dxy dyz and dxz orbitals are similar to each other and the dx square y square and dz square are similar to each other। यानी जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से dxy dyz और dxz ऑर्बिटल्स का शेप सिमिलर है और dx square y square dz square का सिमिलर है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है all the 5 all the 5d orbitals are different in size when compared to the respective 4d orbitals, कि जितने भी 5d orbitals होंगे उनकी साइज जो रेस्पेक्टिव 4d orbitals हैं उनके कंपैरिजन में डिफरेंट होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3, जो कि d orbitals के शेप के लिए बात की गई है वो गलत है। तो उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है उसको समझते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इन एन एटम ऑल दी 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो पहली बात तो क्या कहेगी कि जो 5 3d ऑर्बिटल्स हैं फ्री स्टेट के अंदर उनकी एनर्जी सेम है, इसीलिए उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। The shape of dx square y square orbital is different from that of dz square orbital। dz square orbital की और dx square y square orbital की शेप डिफरेंट होती है। क्या शेप होती है, तो dx square y square orbital have double dumbbell shape while dz orbital have dumbbell shape with a donut shaped electron cloud in the center। ओके, तो इन दोनों की शेप में डिफरेंस मिलेगा, सिमिलर नहीं है वो। ओके, जैसा कि आप इनके स्ट्रक्चर इनके डायग्राम से देख सकते हैं, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप का और ये है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो कि
डगनट शेप का है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर में भी है और dz स्क्वायर पे भी एक डंबल है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे सेंटर में बना रखा है. So the size of an orbital depends on principal quantum number n. Therefore, all the five 3D orbitals are different in size with when compared to the respective 4D orbitals. अगर आप 4D orbitals और 3D orbitals की जो है साइज को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली इनकी साइज डिफरेंट आएगी क्योंकि साइज किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे. और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही चेंज हो जाएगा तो साइज भी वेरिएशन करेगी. ओके, अब आगे देखिए. The shape of the orbitals depends on the azimuthal quantum number L. Therefore, the shape of 4D orbitals are similar to the respective 3D orbitals. जो 4D और 3D है इनकी शेप सेम होगी क्योंकि शेप तो होती है किसी ऑर्बिटल की वो डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर L पे और 4D और 5D के लिए L की वैल्यू सेम आएगी तो इनकी शेप भी सेम आएगी. ओके स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83. क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो इस पेपर का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है. इसलिए दो चैप्टर का कंसेप्ट मिक्स होने से हो सकता है कि स्टूडेंट के इंटरप्रिटेशन में इसको दिक्कत आई हो, वो इजीली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसकी बात कर सकते हैं. तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन. गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शन. आपके सामने कुछ हाफ सेल रिएक्शन है. फर्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है, MnO4 minus plus 8H plus plus 5 electron gives Mn plus 2 for plus 4H2. और इस रिएक्शन के लिए जो Mn plus 2 MnO4 minus का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है माइनस 1.510 वोल्ट. सेकेंड इक्वेशन है हाफ O2 plus 2H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन gives H2O. और इस रिएक्शन के लिए जो E0 O2 H2O है वो है प्लस 1.223 वोल्ट. अब आपसे पूछा गया है will the permanganate ion that is MnO4 minus liberate O2 from water in the presence of acid. तो पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन को कंबाइन करेंगे, ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे कंसेप्ट को यूज करेंगे कि क्या इस रिएक्शन का ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है या नहीं. अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी और वही यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नहीं. तो जल्दी से इसके ऑप्शन देख लेते हैं. देखिए क्या कह रहा है. पहला ऑप्शन कहता है नो बिकॉज ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.287 वोल्ट. सेकंड ऑप्शन कहता है यस बिकॉज ई नॉट सेल इज इक्वल टू प्लस 2.733 वोल्ट. थर्ड ऑप्शन सेज नो because E naught cell is equal to minus 2.733 volt. And fourth option says yes because E naught cell is equal to plus 0.287 volt. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 which says yes because E naught cell is positive 0.287 volt. अब ये आया कैसे, एक्सप्लेनेशन देखिए. आपके सामने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसमें कहा गया है कि MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 4H2. इस इक्वेशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में होना चाहिए जो हम लिखते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल के टर्म्स में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ई नॉट MnO4 माइनस Mn प्लस 2. क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है ई नॉट Mn प्लस 2 MnO4 माइनस, तो ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी का नेगेटिव साइन जब कर देंगे तो आपके पास एसआरपी की वैल्यू आ जाएगी. तो ये जो एसआरपी आपको चाहिए, डिजायर्ड जो एसआरपी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल MnO4 minus Mn plus 2, ये आएगा माइनस ऑफ E नॉट Mn plus 2 MnO4 माइनस, दैट इज माइनस माइनस 1.51 वोल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर MnO4 minus Mn plus 2 comes out to be plus 1.51 वोल्ट. सेकेंड इक्वेशन क्या है, H2O, इट गिव्स हाफ O2 plus H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर जो बात होगी कि जब आप H2O को O2 में कन्वर्ट कर रहे हो उसके लिए E नॉट O2 H2O माइनस H2O के लिए क्या आएगा 1.223 वोल्ट. ओके, अब आगे देखिए. अब क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, सेकंड इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय अ फैक्टर ऑफ 2 एंड इक्वेशन 2 बाय फैक्टर ऑफ 5, देन वी गेट ऑन एडिशन द नेट सेल रिएक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. तो नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी, 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 5 बाय 2O2 प्लस 3H2O. इस रिएक्शन का ई नॉट सेल क्या आएगा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. कैथोड कौन है जिसका रिडक्शन हो रहा है MnO4 माइनस Mn प्लस 2, और एनोड कौन है जिसका ऑक्सीडेशन हम लिख रहे हैं O2 से H2. ओके, तो दोनों का हमने वैल्यू लिख दिया. क्या है, ये है 1.51 वोल्ट और ये है 1.223 वोल्ट. आपने जब इसको सॉल्व किया तो ई नॉट सेल आ जाएगा 0.287 वोल्ट. अब आगे देखिए.
Since E naught cell is positive, that is E naught cell is more than zero, therefore the net cell reaction is spontaneous. जब किसी सेल रिएक्शन का E naught cell पॉजिटिव आता है तो डेल्टा G नेगेटिव होगा और वो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी. Thus MnO4 minus will liberate O2 from H2O in the presence of acid. ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन. अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की. क्वेश्चन नंबर 84 सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ये आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं. लिस्ट 1 में आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम. और लिस्ट 2 में है इनका यूजेस, इनका रोल: एब्सॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. तो मैं जल्दी से एक बार ऑप्शन रीड आउट कर देता हूं आपके लिए. फर्स्ट ऑप्शन सेज ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट. सेकंड ऑप्शन सेज ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकंड. थर्ड ऑप्शन सेज ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ. एंड फोर्थ ऑप्शन सेज ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का सेकंड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर थर्ड. मींस ए का होगा सेकंड, बी का होगा थर्ड, सी का होगा फर्स्ट और डी का होगा फोर्थ. एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखिए क्या होगा. सबसे पहली बात, लिथियम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. लिथियम कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर. दूसरी बात, लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर. जब हम फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो वहां पे कूलेंट के फॉर्म में लिक्विड सोडियम मेटल को भी यूज किया जाता है. अब आगे देखिए, KOH is used to absorb CO2 and it changes into K2CO3. जो KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम यूज करते हैं CO2 को एब्सॉर्ब करने के लिए और ये किस में चेंज हो जाता है? K2CO3 में. और लास्ट बात की गई सीजियम की, तो सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल. फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर सीजियम को यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही लो होती है. अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स, देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85 पे, जो कि अल्कोहल फिनोल ईथर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है. क्या कहता है क्वेश्चन? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. आपके सामने टू स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. पहले जरा मैं उनको रीड आउट कर देता हूं. क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 कहता है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप. जो भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल होता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब आपके पास फिनॉल में एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, फिनॉल पे मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ है नाइट्रो ग्रुप का, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा है. क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, उस वजह से. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल will have same acidic strength as they have one nitro group attached to the phenolic ring. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होती है क्योंकि उन सभी में वन नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है फिनोलिक रिंग के साथ. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं. तो देखिए एक बार मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको चारों. देखो क्या कह रहे हैं. First option says both statement 1 and statement 2 are incorrect. Second option says statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Third option says statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And fourth option says both statement 1 and statement 2 are correct. इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर 2. मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, गलत है. अब जरा इसको समझते हैं कैसे. तो देखिए ध्यान से. सबसे पहली बात, नाइट्रो ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वाला ग्रुप होता है. एंड इट कैन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स बोथ बाय माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट. और ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट से. Thus, the acidic strength of monosubstituted phenols, that is orthonitrophenol, metanitrophenol and paranitrophenol, is higher than phenol. मतलब कि जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स होते हैं, मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं, चाहे वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो या मेटानाइट्रोफिनॉल हो या पैरानाइट्रोफिनॉल हो, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हायर होगी फिनॉल के कंपैरिजन में. क्योंकि इन सभी में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है जो कि माइनस आई इफेक्ट से और माइनस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा. तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है. अब आगे देखिए ध्यान से.
नेक्स्ट हम क्या कहना चाह रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विल एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग माइनस आर इफेक्ट, व्हाइल नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन विल एक्सर्ट ओनली माइनस आई। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा तो उस पे आर इफेक्ट लगेगा और वो भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, व्हाइल नाइट्रो ग्रुप जब मेटा पोजीशन पे होगा तो उसका केवल माइनस आई इफेक्ट लगेगा, बिकॉज मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट एक्सर्ट नहीं होता है। Hence, मेटानाइट्रोफिनॉल is less acidic than that of ortho and para isomer. जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल है, अगर उनसे कंपेयर करें तो मेटा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। इन तीनों आइसोमर्स में से मेटा वाले आइसोमर का सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ वीक मिलेगा, कम मिलेगा। अब आगे देखिए, फर्दर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल shows intramolecular hydrogen bonding due to which its acidic strength increases, while it is absent in para nitrophenol due to which its acidic strength is comparatively high। अगर हम ऑर्थो और पैरा को कंपेयर करें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जबकि पैरा में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली हाई है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में। तो हम क्या कह देंगे, तो हम ये कह देंगे हेंस पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल क्या हो गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में मोर एसिडिक हो गया। thus the overall order of acidic strength of mono substituted phenols and phenols is as follows। तो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल का। सेकंड उसके बाद कौन आएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। थर्ड नंबर पे कौन होगा, मेटानाइट्रोफिनॉल, और सबसे एंड में कौन होगा, फिनॉल। तो स्टेटमेंट वन जो था वो ये था कि फिनॉल के कंपैरिजन में ये तीनों जो है वो मोर एसिडिक है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू जो था वो ये कह रहा था कि तीनों आइसोमर जो होते हैं इनका एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है, ये गलत है। मेटा वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, उससे ज्यादा ऑर्थो वाले आइसोमर का, और सबसे ज्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल आइसोमर का। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 85 तक जो समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई भी बात, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, उसको मैं फिर से एक स्पेशली वीडियो बना के उस कंसेप्ट को, क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।